आप लोगों के में ये बताया गया था कि जो आपकी थर्ड पेपर था, ठीक है, थर्ड पेपर में आप लोगों का ऑलमोस्ट हो चुका है। अब उसमें जो रह जाता है उसमें थोड़ा सा ए सेक्शन और साथ में सी सेक्शन, वो आपका अभी नहीं कराया जाएगा, वो कराया जाएगा सबसे लास्ट में। एक्चुअली वो पूरा का पूरा आपका मैथ बेस्ड है, उसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इतना सब कुछ है कि आपको अभी कराने के बाद आप तब तक एग्जाम होंगे आप सब चीज़ भूल जाओगे, है ना। तो वो चीज़ शायद मे बी पॉसिबल, जैसे ऑफलाइन क्लास आप लोगों की स्टार्ट होती है, आप लोगों को वो सब चीज़ ऑफलाइन क्लास में ही कराई जाएगी, जिससे आप लोग उसको बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। ऑनलाइन में तो कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा, जबकि सी सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपको गेन कर सकते हैं पेपर थर्ड में तो वो सी सेक्शन से ही है ना। तो उसे हम इस तरह ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाकर उसको हम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो आज से आप लोगों के लिए नया पेपर हम लोग उठा लेते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्वाड्रेट, ठीक है। ये जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें आप लोगों को यही बताया जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्वाड्रेट। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, नॉन क्वाड्रेट्स के बारे में, है ना। इन्वर्टिब्रेट आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आपके फाइनल ईयर में जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा क्वाड्रेट बेस्ड है, ठीक। ये पेपर थर्ड जो है वो आता है आपका 34 मार्क्स का, लेकिन पेपर फर्स्ट आता है आपका 33 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए। पेपर फर्स्ट को भी 3 सेक्शंस में ही डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में, ठीक है। सेक्शन ए में आता है आपका
हाँ भाई, फाइनली ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको जो स्टडी करना है दैट इज अ हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, इसमें आपको स्टडी किसके बारे में करनी है? पूरा हर्डमानिया के बारे में, कि हर्डमानिया के एक्सटर्नल फीचर क्या हैं, उसकी एनाटॉमी कैसी है। देखिए, एक्सटर्नल फीचर तो आप लोगों को समझ में आता है, एनाटॉमी मतलब उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे उसका रेस्पिरेशन, उसका डाइजेशन, ठीक है, तो वो सब चीज़ किस में आ जाती है? आपकी एनाटॉमी में आ जाएगी। ठीक है, अगर उसको डाइसेक्ट करते हैं तो किसका आप पार्ट्स देखते हैं, वो सब चीज़ किस में आती है? एनाटॉमी में आएगी। नेक्स्ट इज एसिडियन, टैडपोल लार्वा एंड मेटामॉर्फोसिस। ये जो एसिडियन होता है, एसिडियन मतलब ये एक फैमिली इसमें आएगी, जैसे यूरोकॉड्रेट के में, ठीक है, जैसे सी स्क्विड्स वगैरह जिसमें आते हैं, तो उनके आपको क्या पढ़ना है? टैडपोल लार्वा और उनमें होने वाले मेटामॉर्फोसिस के बारे में, कि उनके लार्वा जो है उनमें कितने टाइप से मेटामॉर्फोसिस होते हैं। नेक्स्ट इज एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इट मीन्स इसमें आपको हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में होने वाली जो एफिनिटीज हैं, एफिनिटीज मतलब इनमें कितनी सारी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, और उनमें सिमिलरिटीज हैं तो किस किस बेसिस पर आपने उनको डिफरेंशिएट किया है, उन सब चीज़ों में आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट इज हैबिट, हैबिटेट एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन। नेक्स्ट में आपको पेट्रोमाइजोन की हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में स्टडी करना है। तो पहली बात तो ये है, फाइनल ईयर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें प्लीज, स्क्रीनशॉट लें आप, ठीक है। होप सो आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक। चलें फिर सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके में आएंगे हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज पहले, उसके बाद फिर समझाते हैं। ले लिया ना सभी ने स्क्रीनशॉट? हाँ भाई, तो जो आपका सेक्शन बी है उसमें हमें स्टडी करना है इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर। किसका इंटेग्यूमेंट? इंटेग्यूमेंट मीन होता है सबसे बाहरी आवरण जो होता है, ठीक है, जो बाहरी लेयर होती है
उसके बारे में स्टडी करना है, लेकिन किसकी, प्लेकोइड स्केल्स, और साथ में उनके जो डेवलपमेंट होता है। प्लेकोइड स्केल्स जानते हैं ना आप, किसमें होता है प्लेकोइड स्केल्स, ये फिशेज में पाया जाता है ना। तो इसमें फिशेज में पाए जाने वाले प्लेकोइड स्केल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और साथ में फिशेज में होने वाले जो इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स है उन सब के बारे में स्टडी आपको यही करनी है। और उनमें फेदर्स एंड हेयर का इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी जाना होगा ना, तो उसका इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, उन सब के बारे में स्टडी हमें यहाँ करना है। एलिमेंट्री कैनाल, वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन, हार्ट एंड आर्टिक। एक सेकेंड बस, इसमें से आपका हार्ट वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट एंड आर्टिक आर्टरीज में से आपका हार्ट वाला टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। यस, आपका लास्ट टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें सेंस ऑर्गन्स तो लगभग आ ही जाते हैं, कभी ईयर या आईज के उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं इसलिए रखवा रही हूँ, एक्चुअली आपके में सिर्फ 70% आएगा इस बार, है ना। तो अब जो भी कट होंगे मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा नया सिलेबस वैसे, ठीक है। फिर आप उसे नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। अगर आप लोग बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं ना अपने मार्क्स, तो वो है सेक्शन सी में से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समझने का तो नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है ना, इसलिए। तो इसमें है पीसेस, हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन सी में है जो, पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट इसका? चलें फिर सेक्शन सी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आपको किस चीज़ की स्टडी करनी है? इसमें स्टडी करनी है आपको अबाउट पीसेस। पीसेस मतलब आपको यहाँ पर मछलियों के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। और मछलियों में क्या स्केल्स अभी बताए थे ना, एक प्लेकोइड स्केल के बारे में, है ना। तो इसी टाइप से मछलियों में और भी बहुत टाइप के स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्केल्स उसके बारे में स्टडी करनी है।
अबाउट फिन्स। फिन्स मतलब आप लोगों ने जनरली देखा होगा इस टाइप से जो ये फिश होती है, तो एक तो इसकी ये फिन कॉर्डल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉर्डल फिन होती है इसमें भी इनके टाइप्स होते हैं कि ये हेटेरोसर्कल है, होमोसर्कल है या और भी इसके तो टाइप्स ऑफ कॉर्डल फिन्स, उन सब की स्टडी आपको यहाँ करनी है अबाउट फिन्स में। माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन ये जो पीसेस होती हैं, मतलब मछलियों में माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाया जाता है, माइग्रेशन। तो जो किसमें पाया जाता है, बर्ड्स में और मछलियों दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ आपको स्टडी करनी है किसके बारे में, मछलियों के माइग्रेशन के बारे में, और साथ में पेरेंटल केयर, मतलब पेरेंट्स के द्वारा जो केयर की जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट इज एम्फीबिया। आपका ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से फर्स्ट में से आपका स्केल्स फिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड वाला ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्फीबिया में पेरेंटल केयर बहुत शानदार देखने को मिलता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, मतलब जो जहरीले और जो वैसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, ऐसे स्नेक्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। और साथ में पॉइजन एपरेटस, मतलब ये जो स्नेक्स होते हैं इनमें फैंग्स प्रेजेंट रहते हैं। फैंग्स समझते हैं आप लोग, सांपों में जो कैसे बताऊं, दो दांत अलग से दिखते हैं, है ना, जिस कहते हैं ना इससे काट लेगा, दांतों से काट लेता है, वो एक्चुअली दांत नहीं होते हैं, उनको हम फैंग्स बोलते हैं, जिसमें होती है पॉइजनस ग्लैंड, ठीक है। क्या होती है, पॉइजनस ग्लैंड मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो हमें इंजेक्ट करता है ना पॉइजन, तो वो उन फैंग्स के ही द्वारा करता है, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं स्नेक्स पकड़ते हैं ना, तो ये सबसे पहले इनके फैंग्स को ही तोड़ते हैं जिससे कि वो काट ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में स्टडी करनी है, अबाउट फैंग्स। नेक्स्ट इज एवीज। एवीज मतलब अबाउट बर्ड्स, यहाँ पर आपको पक्षियों के बारे में स्टडी करनी है, फ्लाइट एडेप्टेशन, बर्ड माइग्रेशन, यस दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज मैमल्स, एडेप्टेटिव रेडिएशंस एंड डेंटिशन, यस डेंटिशन भी ठीक ठाक है, कर सकते हैं इसे आप तैयार, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन सी क्लास। होप सो आप लोगों को आपका सिलेबस तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चले फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। एक बार स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है क्लास, ठीक है। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्वाड्रेट, ठीक। तो चलें फिर देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, किसका, अबाउट क्वाड्रेट। जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर किसके बारे में जानना है, पूरा क्वाड्रेट के बारे में जानना है। तो ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जिनके बेसिस पर आप किसी भी जंतु को किसमें रखते हैं, क्वाड्रेटा में रख देते हैं, ठीक है। तो उन पहले हमें उन तीन, ये कुछ तीन होते हैं इंपॉर्टेंट लक्षण जिनके बेसिस पर आप किसी भी एनिमल किसमें रखते हो, क्वाड्रेट में रखते हो। जो फर्स्ट है दैट इज अ देखिए जो पहला है वो है कि जीवन की क्वाड्रेट का कोई भी जंतु है उसकी लाइफ में किसी ना किसी लाइफ की कोई ना कोई स्टेज में फेरेंजियल ग्लिट स्लिट्स जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो उसकी लार्वल फॉर्म ही क्यों ना हो, ठीक है। लार्वल स्टेज में ही भले क्यों ना देखने को मिले मगर देखने को जरूर मिलती है, ठीक। नेक्स्ट इज
प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, मतलब मेन जो होता है आपका कैरेक्टर वो यही होता है। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें हम किस में रख देते हैं, कॉर्ड्रेटा में। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, उन्हें हम किस में रखते हैं, कॉर्ड्रेटा में। और ऐसे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, एब्सेंट होती है, उनसे हम किस में रखते हैं, आपके नॉन कॉर्ड्रेटा में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ हाँ भाई, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर CNS। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये टर्म आप अपनी आगे भी देखेंगे। फुल फॉर्म लिख दूंगी तो फिर आप लोग हो सकता है भूल जाएं, यही टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें नर्व कॉर्ड जो होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा नर्वस सिस्टम, उसमें वो कैसी होगी, डॉर्सल ट्यूबुलर टाइप में होगी। कैसी होगी, ट्यूबुलर टाइप में प्रेजेंट होती है इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिक 3 लक्षण होते हैं, सॉरी ये सिर्फ 3 लक्षण होते हैं जिनके बेसिस पर आप किसी एक जंतु को किसमें रख देते हैं, कॉर्ड्रेटा में रखते हैं। या फिर ऐसे एनिमल जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे वो किसमें चले जाएंगे, नॉन कॉर्ड्रेट्स में। ठीक है, अकोशिकीय। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो चले फिर एक काम करते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फिर कॉर्ड्रेटा का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्ड्रेट, चलें। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, इससे नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भी ये आधा ही बनाया है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अभी ये आधा ही क्लासिफिकेशन है, इसके नीचे हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो कॉर्ड्रेटा है, ठीक है, कॉर्ड्रेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा।
ठीक है। अब वो कौन सा लक्षण है जिसके बेसिस पर हम किसी जंतु को तो एक्रेनिएटा में रख देते हैं और किसी को क्रेनिएटा में। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना टर्म क्रेनिएटा, ठीक है, ए क्रेनिएटा के मैंने दो भाग कर दिए, इसमें ए अलग है और क्रेनिएटा अलग। यहाँ पे ए मतलब हो जाता है एब्सेंस, ठीक है। एब्सेंस किस क्या चीज एब्सेंट होगी इसमें, क्या चीज नहीं पाई जाएगी, ये होगा क्रेनियम। क्या नहीं पाया जाता इसमें, क्रेनियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि क्रेनिएटा में क्रेनियम पाया जाता है, ठीक है। अब जरा समझिए क्रेनियम क्या होता है। आप लोगों ने स्कल जानते हैं, स्कल खोपड़ी है ना, जानते हैं ना स्कल, तो उसमें क्रेनियम होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम, क्रेनियम। उसके जो कपाल होती है स्कल है उसमें क्या मौजूद रहता है, क्रेनियम, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमने क्वाड्रेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। क्रेनियम एक में मौजूद नहीं होता है और मौजूद एक में होता है। जिसमें क्रेनियम नहीं होता, एब्सेंट होता है, उसे हम किस में रखते हैं, एक क्रेनिएटा में। और ऐसे जंतु जिनमें क्रेनियम पाया जाता है उसे हम किस में रखते हैं, क्रेनिएटा में, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो क्रेनियम से ही ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो जाती है हमारे पूरे शरीर में। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कहाँ जाएंगी, हमारे पूरे शरीर में। जैसे हम बात करते हैं सिर्फ मैमल्स की, ठीक है। हम लोगों में कितनी होती है क्रेनियल नर्व्स, हम लोगों में होती है 12 पेयर्स। कितनी होती है, 12 पेयर्स होंगी। लेकिन मछलियों वगैरह में उसमें सिर्फ 10 पेयर्स होती है, ठीक है। आप लोगों को मछलियों के बारे में तब तक पहुंची नहीं है, पहुंचेंगे तब आप याद रखिएगा। आपको 12 पेयर्स याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि ये बताइए आप में कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम बता सकते हैं कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी होती है, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ओक्यूलोमोटर, है ना। तो यहाँ पर 12 होंगी वो, ठीक। तो क्लास उनके नाम याद कर लीजिएगा। नेट आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इट मीन्स तो नेट पे सर्च कीजिए आप 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियम या फिर सॉरी क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स, इस तरह से सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स में आ जाएंगे आपके 12। तो कुछ तो याद करना, कम से कम 6 तो याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे आपको पता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब एक क्रेनिएटा को फिर हम डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में। कितने में, 3 सब फाइलम, हेमिक्वाड्रेटा, यूरोक्वाड्रेटा एंड सिफेलोक्वाड्रेटा, ठीक है। अब फर्स्ट जो है सब फाइलम हेमिक्वाड्रेटा। हेमी, हेमी मतलब होता है हाफ, हाफ क्वाड्रेटा। मतलब ये हेमिक्वाड्रेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें आधे लक्षण तो किसके होंगे आपको, क्वाड्रेटा के, और आधे लक्षण किसके होंगे उसमें, नॉन क्वाड्रेटा के। इसी वजह से हम उन जंतुओं को किसमें रखते हैं, हेमिक्वाड्रेटा में रखते हैं, ठीक है। और साथ में हेमिक्वाड्रेटा में हेमिक्वाड्रेटा में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती है। कैसी होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं उसे हम, स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट सब फाइलम की बात करें जो है यूरोक्वाड्रेटा। यूरोक्वाड्रेटा मतलब इसमें लक्षण तो होंगे क्वाड्रेटा के, ठीक है, लेकिन इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है क्लास, इसमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी टेल तक ही मौजूद रहती है, बस पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उनके एनिमल्स के सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। साथ में हम इसको यूरोक्वाड्रेटा को हम एक नाम से और जानते हैं जो होता है ट्यूनिकेटा या फिर टेस्ट। चलो ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। इसके
किसके नाम से जानते हैं इसे? हम ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली हम यूरोकॉर्डेटा को इसके क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें यूरोकॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं उसमें टेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्ट या फिर ट्यूनिसिन नाम का एक आवरण होता है। ठीक है, तो ये ट्यूनिकेटा हम उसे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है इसके शरीर के चारों ओर। ठीक है, यूरोकॉर्डेट जो होते हैं उनके शरीर के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनका शरीर सिर्फ 2 भागों में ही डिवाइड रहता है, 2 पार्ट्स में ही डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज ट्रंक एंड सेकंड इज टेल। इसमें हेड जो होता है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें हेड जो है वो एब्सेंट होगा। क्या चीज पाई जाएगी इसमें? सिर्फ ट्रंक एंड टेल से एम्फियोक्सिस वगैरह नहीं पाई जाती। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ट्रंक एंड टेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने। अब हमने क्या किया है? क्रेनिएटा को फिर हम एक सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, वो होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्रेनिएटा को तो 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था, लेकिन क्रेनिएटा को हम एक ही सब फाइलम में डिवाइड करते हैं जो क्या होता है? वर्टिब्रेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वर्टिब्रेटा में कौन से एनिमल्स आते हैं? तो वर्टिब्रेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहती है। हम लोगों में होती है ना वर्टिब्रल कॉलम, है ना? तो वर्टिब्रल कॉलम होने की वजह से ही उसको हम किस में रखते हैं? वर्टिब्रेटा में। जैसे आपने सुना होगा कशेरुक दंड, जिसे शायद यही बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, है ना? तो कशेरुक दंड होने की वजह से ही हम उसे किस में रखते हैं? कशेरुकी में रखते हैं, मतलब वर्टिब्रेटा में रखते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में रखने का जो एक मेन लक्षण होता है वो कौन सा होगा आपका? वर्टिब्रल कॉलम उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं? इन वर्टिब्रेटा को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, कौन कौन से होंगे? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। इसमें क्या होता है क्लास? देखिए नाम से पता चल रहा है। ए को मैंने अलग कर दिया, ग्नेथो को अलग कर दिया। ठीक है, तो एग्नेथा में से ए का मतलब होता है एब्सेंस। क्या चीज एब्सेंस होगी? ये जो डिफरेंशिएट हमने किए हैं दोनों पार्ट्स में, इनका जो आधार है, जो लक्षण है वो होता है जॉज बेस पर। जो जबड़े होते हैं ना, उनके बेसिस पर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेटा को, जबड़ों के आधार पर। कौन कौन से? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, मतलब जिनमें दांत नहीं पाए जाते, मतलब जॉज जो होंगे, ठीक है, वो नहीं पाए जाते हैं, वो आएंगे आपके एग्नेथा में, और जिनमें पाए जाते हैं वो जाते हैं आपके ग्नेथोस्टोमेटा में। क्लियर है फाइनल ईयर आप लोगों को ये? एक काम करते हैं, एक बार फिर यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा में। तो एक क्रेनिएटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें क्या चीज एब्सेंट होती है? क्रेनियम नहीं पाई जाती, उसमें क्रेनियम एब्सेंट होती है, जबकि क्रेनिएटा में क्रेनियम जो होगी वो पाई जाती है, प्रेजेंट है वो। ठीक है, एक क्रेनिएटा को फिर हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, हेमिक्वाड्रेटा, यूरोक्वाड्रेटा एंड सिफेलोक्वाड्रेटा। तो ये जो हेमिक्वाड्रेटा है, हेमी मतलब होता है हाफ, आधा। ये हेमिक्वाड्रेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो आधे क्वाड्रेट होते हैं। ठीक है, और इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती है। ठीक है, बहुत प्राथमिक प्रकार की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। वहीं ये जो यूरोक्वाड्रेटा होता है, इसके एनिमल्स में नोटोकॉर्ड जो होती है क्लास सिर्फ और सिर्फ टेल तक ही पाई जाएगी। ठीक है, सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड होने की वजह से हम किसी एनिमल को किस में रखते हैं? यूरोक्वाड्रेटा में रखेंगे। ठीक है, और साथ में हम इसे बोलते हैं ट्यूनिकेटा।
ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो जंतु होते हैं, यूरोकॉर्डेट जो होते हैं, उन जंतुओं के शरीर के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को हम बोलते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। तो टेस्ट की वजह से हम उसे किस में रखते हैं? ट्यूनिकेटा में रखते हैं। ठीक है, वहीं सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनका शरीर दो भागों में डिवाइड रहता है, फर्स्ट ट्रंक एंड टेल। इनमें सिर अनुपस्थित होता है, सिर नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो क्लियर है आपको, एक रेनिएटा के 3 सब फाइलम। फिर हम आते हैं अपने क्रेनिएटा पर। तो क्रेनिएटा को हम फिर एक सब फाइलम में रखते हैं, वो सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में कौन से एनिमल्स आएंगे? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहती है, मतलब कशेरुक दंड जिनमें मौजूद होगा, वो किस में आते हैं? आपके वर्टिब्रेटा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वर्टिब्रेटा को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। अब एक गिनेथा में कौन से एनिमल्स आएंगे? जिनमें जॉज एब्सेंट होंगे, और जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? गिनेथोस्टोमेटा में रखते हैं। क्लियर है? ठीक है, मुझे बताएं आपको यहां तक क्लियर हुआ क्लास? यस, गुड। तो चलो फिर आगे चलें। फिर चलो, दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। अच्छा, ठीक है।